अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 54 पॉइंट्स जो है इसके वो डिस्कस किए थे। पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट। टुडे वी विल फर्दर elaborate section 55 that is about procedure to be followed on arrest of a person। अगर एक बंदे को आपने अरेस्ट कर लिया है, अब आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, राइट? तो देखते हैं। कहता है कि व्हेन एन ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 54 जो ऊपर हमने पढ़ा है, ही शैल इमीडिएटली इंटीमेट द फैक्ट ऑफ अरेस्ट। उसको फौरन बताएगा कि भाई हमने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया है, of that person to the special judge who may direct such officer to produce that person at such time and place। तो वो जो स्पेशल जज है वो उस ऑफिसर को ऑर्डर करेगा, ऑर्डर तो नहीं, खैर इसने वर्ड यूज़ किया, डायरेक्ट का, हदायत करेगा कि तुम इस बंदे को जिसको तुमने अरेस्ट किया है फलां जगह पर इस डेट को इस टाइम पर आप हाजिर करो, on such time and place, on such date as a special judge considers expedient। फिर सेकंड में कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, any person arrested under this act shall be produced before the special judge, or if there is no special judge within a reasonable distance। ठीक है, आपके करीब करीब अगर वो नहीं है, टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। तो विद इन 24 आवर्स आपने जैसे ही उसको गिरफ्तार किया उसको पेश करना है, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द स्पेशल जज या मजिस्ट्रेट। राइट, ये टाइम जो है इसका वो आपने एक्सक्लूड कर देना। हो सकता है कि वो सरगोदा से हो और आपने उसको वैसे तो करीब करीब ही पेश करना होता है, वो बता रहे हैं ना, विद इन रीजनेबल डिस्टेंस के लिए। थर्ड पे, व्हेन एनी पर्सन इज प्रोड्यूस्ड under subsection 2 before the special judge may on the request of such person जिसको अरेस्ट किया हुआ है, after pursuing the record if any and after giving the prosecution and opportunity of being heard। तो जिस बंदे को अरेस्ट किया गया उसको भी तो अपॉर्चुनिटी देनी है अपनी सफाई पेश करने के लिए। admit him to bail on his executing a bond। एडमिट हिम टू बेल उसको ज़मानत दे सकता है या उसकी ज़मानत मंजूर कर सकता है, ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, अगर वो बॉन्ड दे, जैसा कि वो अक्सर आप लोग सुनते हो ना, नवाज शरीफ ने जो मचल के जमा करवाए थे ये वो, ठीक है, विद आर विदाउट श्योरिटीज, तो उसकी शहबाज शरीफ ने श्योरिटी दी थी कि ये आएंगे। आर रिफ्यूज टू एडमिट हिम टू बेल, या उसको बेल नहीं भी दे सकता, उससे इनकार भी कर सकता है। एंड डायरेक्ट हिज डिटेंशन एट सच प्लेस एज ही डीम्स फिट, तो जहाँ पर मुनासिब लगता है उसको इम्प्रिजनमेंट की जगह जो है वो अपॉइंट कर सकता है। नंबर 4 पे है notwithstanding anything contained here shall preclude the special judge from cancelling the bail of any such person at a subsequent stage। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है स्पेशल जज को कंस्ट्रेंट नहीं बन सकती कि उसकी कैंसिल करे फॉर एनी रीज़न ही कंसिडर सच कैंसिलेशन नेसेसरी, जब तक वो ये ना समझता हो कि यार आप नेसेसिटी है कि इसको बेल कर देना चाहिए। बट बिफोर पासिंग सच ऑर्डर ही शैल अफोर्ड सच पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसकी समाअत की जाए, उसको सुना जाए। अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड ही कंसिडर्स दैट द अफोर्डिंग ऑफ सच अपॉर्चुनिटी शैल डिफीट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। जब तक अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, कि उसकी रीजंस रिकॉर्ड नहीं की जाए, कि अगर उसको एक मौका दिया जाए तो इससे जो एक्ट का पर्पस है उसको जो है वो डिफीट हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ हैं कंस्ट्रेंट हैं। नंबर 5 पे है व्हेन सच पर्सन इज प्रोड्यूस्ड अंडर सबसेक्शन 2 बिफोर अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया गया विद इन 24 आवर्स, अगर स्पेशल जज नहीं है, सच मजिस्ट्रेट में आफ्टर ऑथराइजिंग हिज डिटेंशन इन एनी in such custody at such place and for such period as he consider necessary or proper for facilitating his earliest production before the special judge।
तो मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि उसको डिटेंशन, उसको अपने किसी भी प्लेस जिसकी कस्टडी में करना है, कितने अरसे के लिए करना है, ठीक है, आर प्रॉपर फॉर फैसिलिटेटिंग हिज अर्लीस्ट प्रोडक्शन बिफोर द स्पेशल जज, डायरेक्ट हिज प्रोडक्शन बिफोर द स्पेशल जज ऑन अ डेट एंड टाइम टू बी फिक्स्ड बाय हिम। अच्छा, वो दरमियान में एक बच्चा आ गया था। अच्छा, डायरेक्ट हिज प्रोडक्शन बिफोर द स्पेशल जज ऑन डेट एंड टाइम टू बी फिक्स्ड बाय हिम, जो वो फिक्स करेगा, ठीक है। फिर कौन फिक्स करेगा? अच्छा, यहाँ से सीक्वेंस मेरी टूट गई है। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, स्पेशल जज की तरफ भी वो जितना जल्दी हो सका, ठीक है। एंड प्रोड्यूस बिफोर द स्पेशल जज एंड ही शैल बी सो टेकन आर प्रोड्यूस, आसान सा है। फिर सिक्स पे अगर हम बात करें तो इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है नॉट नथिंग इन सब सेक्शन 2, 3, 4 शैल preclude the special judge or magistrate from remanding any such person to the custody of the officer holding an inquiry or investigation against the person if such officer makes a request in writing to that effect, and special judge or magistrate after pursuing the record, if any, and hearing such person is of the opinion that for the completion of inquiry or investigation it is necessary to make such order, but the total period of such custody shall not exceed 14 days। अच्छा जनाब, जिस ऑफिसर ने ना आसान लफ्ज़ों में उस बंदे को अरेस्ट किया होता है, अगर वो एक रिटन रिक्वेस्ट देता है मजिस्ट्रेट को या स्पेशल जज को कि इसको ना मेरी कस्टडी में करें, मैंने इससे इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, और स्पेशल जज और मजिस्ट्रेट समझता है कि अगर इसको इसकी सुपरविजन कस्टडी में दिया जाएगा तो ही केस कंप्लीट होगा, ठीक है, तो वो इसको कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 14 डेज, इससे ज़्यादा नहीं रेफर कर सकता, ये याद रखिएगा। नंबर 7 इसको करते हैं, आज़ान होने वाली है। जी, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट द अरेस्टिंग ऑफिशियल शैल रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ अरेस्ट, कि जो बंदा भी जिसको भी अरेस्ट किया गया है इस एक्ट के अंडर, तो जो ऑफिसर इसको अरेस्ट कर रहा है वो तमाम फैक्ट्स लिखेगा कि भाई मैंने इसको कब, कहाँ पर, क्यों अरेस्ट किया है, एंड अदर रेलिवेंट पार्टिकुलर्स इन द रजिस्टर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 11 एंड शैल immediately proceed to inquire into the charge against such person, and if he completes the inquiry within 24 hours of his arrest, and he may, after producing such person before the special judge or magistrate, make a request for his further detention in his custody। राइट, वो अपनी फिर भी कस्टडी में उसको रखने की रिक्वेस्ट कर सकता है, बट मैक्सिमम 14 डेज। नंबर 18 कहता है कि while holding an inquiry under subsection 7 the officer shall exercise the same power as are conferred upon or exercisable by an officer in charge of a police station under the Code of Criminal Procedure 1898। तो बहुत इसकी पावर्स हैं जॉब्स की, बट सच ऑफिसर शैल एक्सरसाइज सच पावर सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन while holding an inquiry under this act, right? Second last line कहता है, but such officer shall exercise such powers subject to the foregoing provisions of this sections, right? While holding an inquiry under this act। आसान हो जाएगा। ओके जी। नंबर 9 पे कहता है कि इफ़ द ऑफिसर आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी, कि अगर जो ऑफिसर है जो इंक्वायरी कर रहा है उस बंदे की, इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज़ नो सफिशेंट एविडेंस, ठीक है, उसका ये ओपिनियन है कि यार कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं मिल पाई इस बंदे के खिलाफ, और रीजनेबल ग्राउंड फॉर सस्पिशन अगेंस्ट सच पर्सन, ठीक है, ही शैल रिलीज हिम, तो वो उसको छोड़ देगा, ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, बॉन्ड उसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद, विद आर विदाउट श्योरिटीज, एंड शैल डायरेक्ट सच पर्सन टू अपीयर
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और उसको ये भी कहेगा कि यार जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है लीगली आपको बुलाने की तो हम आपको बुला लेंगे, फिलहाल आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। कहाँ बुलाना है? बिफोर द स्पेशल जज एंड मेक अ रिपोर्ट टू द स्पेशल जज फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच पर्सन एंड शैल मेक अ फुल रिपोर्ट ऑफ द केस टू हिज इमीडिएट सुपीरियर। ठीक है, जज को भी बताएँगे कि उसको रिपोर्ट बताएँगे कि हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया है एंड शैल मेक अ फुल रिपोर्ट ऑफ द केस टू हिज इमीडिएट सुपीरियर। सुपीरियर का क्या मतलब है कि जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है उसका सुपीरियर हमने देखा था असिस्टेंट कमिश्नर है, उसको वो बताएगा। नंबर 10 पे हमारे पास आ जाता है द स्पेशल जज टू होम अ रिपोर्ट हैज़ बीन मेड। जिस स्पेशल जज को आपने रिपोर्ट भेजी है उस बंदे के रिलीज होने की, अंडर सब सेक्शन 8 आफ्टर द परसुअल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द इंक्वायरी एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एग्री विद सच रिपोर्ट एंड डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। उसको आज़ाद कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया, रिलीज कर दिया है। इफ़ ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज़ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच पर्सन, अगर फिर भी वो समझता है, ठीक है, कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं उसके केस को प्रोसीड करने के लिए, प्रोसीड विद हिज ट्रायल एंड डायरेक्ट द प्रोसिक्यूशन टू प्रोड्यूस एविडेंस। ठीक है। द 11 पे द ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन shall maintain a register to be called register of arrest, कि जिसको अरेस्ट किया है, एंड डिटेंशन, और जिन जिनको डिटेंशन की हुई है अपने पास रखा हुआ है, इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इन विच ही शैल एंटर द नेम एंड अदर पार्टिकुलर ऑफ एवरी पर्सन, जो जो उन्होंने अरेस्ट किया है या उसको डिटेन किया हुआ है under this act, together with the time and date of arrest, detail of the information received, detail of things, goods, documents recovered from his custody, कि जो उसकी कस्टडी से रिकवर हुए हैं, the name of the witnesses और उनकी explanation, if any, given by him, and the manner in which the inquiry has been conducted from day to day, and such register are authenticated copies of its entries shall be produced before the special judge whenever it is directed by the special judge। तो स्पेशल जब जज जो है जब भी इस ऑफिसर को कहेगा कि भाई आप इसके खिलाफ जो एविडेंस है कोई रिटर्न है वो अपना रजिस्टर तो लेकर आओ, तो वो आपको लाना पड़ेगा। After completing the inquiry, the official shall as early as possible submit to the special judge a complaint in the same form and manner in which the officer in charge of police station submit a report before a court। ये भी easy है। 13 पे any magistrate of the first class may record any statement or confession during inquiry or investigation under this act in accordance with the provision of section 164 of the Code of Criminal Procedure, right? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 56, कहता है कि अथोराइज्ड ऑफिसर्स टू हैव एक्सेस टू प्रीमिसेस स्टॉक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। आप जिस भी कंपनी का इंडिविजुअल का ऑडिट करने जा रहे हैं आपको अथोराइजेशन है कि सब इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एनी ऑफिसर अथोराइज्ड इन this behalf by the authority by notification in the official gazette shall have free and full access to the business premises, उसकी इमारत, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एनी अदर प्लेस वेयर एनी बिजनेस रिकॉर्ड or documents required under this act and the rules are kept or maintained by any registered person or a person liable for registration or whose business activities are covered under this act and the rules are who may be required for any inquiry or investigation in any tax fraud committed by him or his agent। ये तमाम लोग, ठीक है, रजिस्टर्ड हो चाहे या उसने ये फ्रॉड वाले किए हों, हर एक एक बंदे के बारे में बता रहे हैं, चाहे उसका एजेंट हो या कोई भी पर्सन। एंड सच ऑफर में एट एनी टाइम इन सच ऑफिसर जो है एट एनी टाइम किसी भी वक्त जो है वो इंस्पेक्ट ही कैन इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड डाटा डॉक्यूमेंट्स correspondence account statement utility bill बैंक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर एंड सोर्स ऑफ फंड्स के कैसे कैसे आए हैं, आर एसिड विद विच हिज बिजनेस इज financed, उसके financing capital, and any record or documents, including those which are required under any other law, maintained in any form or mode, and may take into his custody such record, statement, diskettes, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ इन ओरिजिनल या कॉपी हैं, इन सच फॉर्म एज द ऑफिसर मेड हिम फिट अगेंस्ट अ साइंड रिसीट।
उसे रिसीट ले लेनी है। ऑफिसर ने रिसीट देने के लिए ये जो है ना हम लेकर जा रहे हैं, या मेड इन फिट अगेंस्ट आ साइन रिसीट, ठीक है, वो रिसीट जो है उससे ले लेंगे, ठीक है। The registered person, his agent, or any other person specified in subsection 1 shall answer any question or furnish such information or explanation as may be asked by the authorized person। ठीक है, तो दोबारा बताता हूँ। द रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्स पेयर होता है, उसका एजेंट हो या एनी अदर पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 shall answer any question, कोई भी उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर करेगा correctly and furnish such information or explanation as may be asked by the authorized officer। नेक्स्ट कहता है कि ऑल अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल बॉडीज, autonomous bodies, corporations or such other institution shall supply requisite information and render necessary assistance to the authorized officer in the course of inquiry investigation under this section। 57 पे आता है ऑब्लिगेशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। कौन जनाब डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेगा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? टैक्स पेयर्स। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन any record under this act and the rule shall on demand by officer not below the rank of assistant commissioner by notice in writing as and when specified in the notice। तो हमने कहा था कि कोई भी ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, किसी को कोई भी कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स उन्हें हमें पेश करने हैं, तो उसके लिए लाजमी हो जाएगा कि उसने वो डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। लास्ट हमने देखा था कि 8 सालों का डाटा जो है वो चाहिए होता है। ए पे कहता है प्रोड्यूस फॉर एग्जामिनेशन such documents are regarded with the officer consider necessary or relevant to the audit inquiry investigation। वो तमाम डॉक्यूमेंट जो ये ऑफिसर समझता है कि यार ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लाजम है, ये पेश करने हैं, या अलाउ द ऑफिसर टू टेक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम और मेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड। वो ओरिजिनल है तो उसकी कॉपीज वगैरह फोटो कापी लिखवानी है तो वो भी करेगा। CPI appear before the officer and answer any question put to him concerning the document record relating to the audit inquiry investigation। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर उससे वो पूछता है तो उसने वो भी ट्रू उसका आंसर करना है। सेकंड पे एन ऑफिसर कंडक्टिंग एन audit inquiry or investigation under this act and the rules may require in writing any person, department, company, organization to furnish such information as it is held by that person। ठीक है, तो तमाम की तमाम वो इंफॉर्मेशन देगा, चाहे वो डिपार्टमेंट है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, विच इन द ओपिनियन ऑफ द ऑफिसर इज़ रेलिवेंट टू सच ऑडिट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में वो रेलिवेंट है। Third, the authority may require in return any person, department, company, organization to provide any information or data held by that person। तो उस बंदे के पास कोई भी जो भी डाटा हेल्ड है तो उससे पूछ सकते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, डिपार्टमेंट है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, which in the opinion of the authority is required for purpose of formulating of policy or administration and are implementing this act or rules। ठीक है, इस रूल्स को एक्ट या एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 4 पे आता है इसका सब सेक्शन जो है 57 का, एवरी पर्सन, डिपार्टमेंट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन शेल फर्निश द इंफॉर्मेशन requisitioned by the authority or the officer under subsection 2, 3 within the time specified in the notice issued by the authority। कि जो भी नोटिस इशू होगा उसको जितने टाइम पीरियड का, उस टाइम के अंदर इसने जो है तमाम नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। फिर आपके पास सेक्शन 58 जो है ये कहता है कि सर्चेज अंडर वारंट्स where any officer had reason to believe that any document or thing which in his opinion may be useful or relevant है या उस प्रोसीडिंग एक्ट के थ्रू जो है आर केप्ट इन एनी प्लेस, किसी जगह पर इसने रख दिया है लेकिन ये दे नहीं रहा। ठीक है, ही मे आफ्टर ऑब्टेनिंग अ वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से वारंट लेने के बाद या कमिश्नर से, एंटर दैट प्लेस एंड काज अ सर्च टू बी मेड एट एनी टाइम, तो किसी भी वक्त किसी भी जगह की तलाशी ली जा सकती है। All searches made under subsection 1 shall be carried out in accordance with the relevant provision of the
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1998 के तहत ली जाएंगी। राइट। सेक्शन 59 कहता है कि पोस्टिंग ऑफ एन ऑफिसर टू बिजनेस प्रेमिसेस। ठीक है, उस बिजनेस प्रेमिसेस में पोस्टिंग हो सकती है सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज इट डीम फिट टू इम्पोज द अथॉरिटी मे पोस्ट एन ऑफिसर टू द प्रेमिसेस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू मॉनिटर द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, किसी भी ऑफिसर को वहाँ पे नामजद कर सकते हैं ताकि वो सर्विसेज को एनालाइज करे। Notwithstanding anything contained in subsection 1, if a commissioner on the basis of material evidence has reasonable cause to believe that a registered person is involved in evasion of tax या fraud, he करता है he may by recording the ground in written post an officer of the authority to the premises of such registered person to monitor provision of services by such a person। ठीक है, अगर वो समझते हैं कि ये अथॉरिटी ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड कर रही है तो वहाँ पे अपना बंदा जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं मॉनिटर करने के लिए। पर्सन टू whose premises the officer of the authority is posted under this section shall provide on his own cost all facilities required to meet the departmental requirements of such posting as determined by the authority या commissioner। तो उसको तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा जाएगा। फिर कहता है कि पावर्स ऑफ एडजुडिकेशन। राइट, कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस इन्वॉल्विंग डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, कितना उस कंपनी का टैक्स बना है, असेसमेंट ऑफ द टैक्स, क्या उसने टैक्स सही कैलकुलेट किया है, चार्जिंग ऑफ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, अगर उसने लेट जमा कराया है तो उसको कितना सरचार्ज लगाना है, एक्स्ट्रा लगाना है, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी उसको लगानी है, एंड रिकवरी ऑफ अमाउंट एरोनियसली रिफंडेड और एनी contravention or violation including tax fraud under this act are the rules. The jurisdiction and powers of adjudication of the officer shall be as follows। तो जो नीचे आपको बता रहा है कि क्या क्या पावर्स होंगी। एडिशनल कमिश्नर जो है वो केसेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एज टू द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड और अमाउंट इरोनियसली रिफंडेड। ठीक है, तो ये इसको हैंडल करेगा। डेप्टी कमिश्नर जो है केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और द अमाउंट एरोनियसली रिफंडेड exceeds 1 million rupees but does not exceed 2.5 million rupees। तो ये उन तमाम केसेस को देखेगा जो कि 1 मिलियन रुपीज़ तक हैं, लेकिन 2.5 मिलियन 25 लाख, मतलब कि 10 लाख से 25 लाख तक की रकम को ये देखेगा। एडिशनल कमिश्नर जो है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एज टू द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड और अमाउंट इरोनियसली रिफंडेड। तो ये जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसने कितने कितने अमाउंट को हैवी हैंडल करना है। जाहिर सी बात है अगर 2.5 मिलियन से अबव होगा केस तो ये खुद देखेगा। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जो है केस वेयर द अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व द अमाउंट इरोनियसली रिफंडेड डज नॉट एक्सीड 1 मिलियन रुपीज़। तो अगर 1 मिलियन से कम कम का केस है तो असिस्टेंट कमिश्नर देखेगा 10 लाख तक, 10 से 25 लाख तक डेप्टी कमिश्नर, और 25 से ऊपर वाला जो है वो एडिशनल कमिश्नर। अदर ऑफिसर्स कौन से हैं? सच केस अदर देन दोज मेंशन्ड अबव मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो आपको एनफोर्समेंट वाले को, ऑडिट ऑफिसर को, जो भी हमने ऑफिसर पढ़े हैं अदर, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। द कमिश्नर मे एडजुडिकेट एनी केस फॉलिंग इन द jurisdiction and power of any officer subordinate to him and appeal against the order passed by commissioner in such case shall lie to the appellate tribunal। Next है the authority may regulate the system of adjudication including transfer of case and extension of the time limit भी ये देख सकती है authority। Explanation है for the purpose of this section the tax means the principal amount of the tax other than default surcharge and in case where only default surcharge is involved तो वो जो default surcharge की amount है वो ठीक है, और वैसे जो टैक्स की ओरिजिनल अमाउंट है वो वाली देखी जाएगी। चलें जी, थोड़ा सा ही रह गया है, ये काफ़ी था लेंथी। 61 पे कहता है कि रिवीजन बाय द कमिश्नर, द कमिश्नर में by his own motion or an application mode in writing by a registered person for revision, call for and examine the record of any proceeding under this act
in which the order has been passed by an officer subordinate to him। तो ये जो कमिश्नर है, अगर किसी ऑफिसर ने उसको कॉल किया है, तो ये कमिश्नर जो है जिस बंदे को, जिस टैक्स पेयर को जो कि इसका अफेक्टी है, मे ऑफ हिज ओन मोशन, खुद या एप्लीकेशन मेड इन राइटिंग बाय आर रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, एप्लीकेशन मेड इन राइटिंग बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर रिवीजन। अब वो रजिस्टर्ड पर्सन अगर खुद को चाहता है, ठीक है, तो वो कमिश्नर को एप्लीकेशन लिख सकता है, कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन विच एन ऑर्डर हैज़ बिन पास्ड बाय ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो जो उसके सबऑर्डिनेट ने अगर कोई ऑर्डर पास किया उसको अरेस्ट का, डिटेंशन का, कोई भी, तो वो एक रिटर्न एप्लीकेशन कमिश्नर को भी दे सकता है कि भाई आप एग्जामिन कर सकते हो मेरा रिकॉर्ड। If after examining the record under subsection the commissioner is not satisfied with the legality or propriety of any order passed by the officer। तो अब बात आ जाती है इस कमिश्नर के पास। कहता है कि आफ्टर एग्जामिन द रिकॉर्ड, अगर वो रिकॉर्ड को एग्जामिन करता है, कमिश्नर इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है विद द लीगैलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड बाय द ऑफिसर, के इस ऑफिसर ने गलत ऑर्डर पास किए, उससे सेटिस्फाई नहीं है, द कमिश्नर मे मेक सच रिवीजन टू द ऑर्डर एज ही मे थिंक फिट। ठीक है, वो खुद इसमें सेटिंग कर सकता है। तो ऐसा ठीक है, हाई लेवल पर तक अगर अच्छे तरीके से किया गया तो इंसाफ, तो ठीक है। थर्ड पे है नो ऑर्डर इम्पोजिंग और एनहांसिंग एनी पेनल्टी और फाइन रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ द टैक्स then the original levied amount shall be passed unless the person affected by such order has been given an opportunity of showing cause and of being heard। तो किसी भी बंदे को आप इतना तो नहीं ना जुर्माना लगा सकते, अमाउंट ऑफ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ द टैक्स। ठीक है, उसका अगर 1 लाख टैक्स है, 1 लाख उसको जुर्माना तो नहीं आप लगा सकते। Then the originally levied amount shall be passed unless the person affected by such order has been given an opportunity of showing cause or being heard। उसको आप showing cause नोटिस भेजोगे या उसको hearing का मौका दोगे। फोर पे द कमिश्नर shall not revise any order under subsection 2, जो ऊपर हमने कहा है, if अगर an appeal under section 63 is pending, अगर उसकी अपील जो है वो पेंडिंग है, or the matter has been referred for रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 49, अगर उसको जो है 69 के थ्रू आगे भेजा गया है, वेयर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर लाइज इन सेक्शन 63, ये आपको अब याद होना चाहिए कि क्या क्या है। द टाइम इन विच सच अपील कैन बी मेड हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, अगर वो टाइम अपील का एक्सपायर नहीं हुआ तब वो कर सकते हैं, अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर कोई नहीं फ़ायदा। द पर्सन हैज़ नॉट वेव्ड इन रिटर्न हिज राइट ऑफ अपील। ठीक है, या उस बंदे ने हैड नॉट वेव्ड इन राइटिंग हिज ग्रांट ऑफ अपील, उसने अगर वेव ऑफ नहीं किया था। इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन, द एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड विद इन 90 days ऑफ द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज सर्व्ड ऑन द पर्सन, तो विद इन 90 days आपने एप्लीकेशन करनी है। अनलेस द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन वाज प्रिवेंटेड बाय sufficient cause फ्रॉम मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन टाइम अलाउड, राइट। डी पे आता है इन द केस वेयर द कमिश्नर हैज़ ऑन हिज ओन मोशन कॉल्ड फॉर एन एग्जामन एन ऑर्डर पास्ड बाय अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, कि उस कमिश्नर ने खुद ही इसको एग्जामिन किया कि इसके जो कमिश्नर का सबऑर्डिनेट है उसने क्या ऑर्डर पास किया है। मोर देन 5 years हैव लैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, तो अगर 5 साल से ज़ायद का वक़्त गुज़र गया तो फिर भी ठीक है। नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ असेसमेंट शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस द अमाउंट ऑफ द टैक्स ड्यू अंडर द असेसमेंट एज इज़ नॉट इन डिस्प्यूट हैज़ बीन पेड बाय द टैक्स पेयर। तो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो रिवीजन के लिए कमिश्नर को नहीं की जा सकती जब तक कि जो अमाउंट ऑफ द टैक्स है असेसमेंट के थ्रू वो डिस्प्यूट ना हो। अथॉरिटी के ऑफिसर कहेगा तुमने जो है वो टैक्स इवेजन की है और वो कहता है कि मैंने फुल पे किया, अगर इनमें डिस्प्यूट है, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे कहता है नो एप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ द असेसमेंट शैल बी मेड
unless the amount of the tax due under assessment is not in dispute. ठीक है, वो डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। आपकी रिवीजन तब होगी अगर आपका क्लैरिफाई हो मामला तो। लास्ट है जनाब चैप्टर इसका 8 का, रिवीजन बाय द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी जो है अपने ऑफिसर्स के थ्रू करती है। द अथॉरिटी में ऑफ इट्स ओन मोशन call for बुला सकती है and examine the record of any departmental proceeding under this act or the rules for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision or order passed therein by an officer। ठीक हो गया, आसान सा है। फिर मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता है सब सेक्शन 2 जो है 69 का, कहता है इफ़ आफ्टर एग्जामिन द रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 1 द अथॉरिटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द लीगैलिटी or propriety of any decision or order passed by officer, it may pass such order as it may seem fit। तो ये तब रिवीजन के लिए अथॉरिटी से होगी अगर जो है अथॉरिटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द लीगैलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ एनी डिसीजन और ऑर्डर पास्ड बाय द ऑफिसर। ठीक है, उस ऑफिसर की वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर ये आगे पास होंगे रिवीजन के ऑर्डर के। दोबारा करें, नो ऑर्डर इम्पोजिंग और एनहांसिंग, कोई भी ऑर्डर इम्पोजिंग और एनहांसिंग एनी पेनल्टी और फाइन requiring payment of a greater amount of tax than the original levied amount shall be passed unless the person affected by such order has been given an opportunity of show cause या being heard। कि कोई भी आप ऑर्डर उसको नो ऑर्डर इम्पोजिंग और एनहांसिंग एनी पेनल्टी या फाइन जो कि उसके टैक्स से ज़्यादा हो। आपने उसका टैक्स 50,000 बनाया हुआ है आप, ठीक है, और वो जो है पेनल्टी जो है वो उससे ज़ायद अमाउंट की है। ठीक है, तो उसको एक शो काज नोटिस भी देना है और उसको एक प्रॉपर तरीके से हियरिंग भी उसकी करनी है। नो प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड इन द केस वेयर एन अपील अंडर सेक्शन 66 इज पेंडिंग। ठीक है, नो प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड, कोई भी आप प्रोसीडिंग कोई भी कार्रवाई उस वक्त तक शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो पहले से ही केस पेंडिंग है या द मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 69 के तहत वो आपने रेफर किया। पांचवें पे है कि नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर रेफर टू इन सब सेक्शन। ठीक है, तो 5 साल के बाद अगर 5 साल का वक्त गुजर गया है तो फिर भी आप रिवीजन का कोई ऑर्डर नहीं कर सकते और ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिसर रेफर टू इन सब सेक्शन 1। ठीक है, तो इसके 2 लेक्चर हमें बनाने पड़े, लेंथी था। नेक्स्ट इंशाल्लाह अपील्स के ऊपर हम बात करेंगे, चैप्टर 9 इसको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन चैप्टर्स को क्लियर कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हम जीके का सेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है, आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करें। थैंक यू, अल्लाह।